अध्याय 7 स्वतंत्रता। अपने समय पर नियंत्रण पाना संपत्ति द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा लाभांश है। समृद्धि का उच्चतम रूप हर सुबह उठकर यह कहने की क्षमता है, आज मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। लोग खुशी पाने के लिए धनवान बनना चाहते हैं। सुख एक जटिल विषय है क्योंकि सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन सुख का अगर कोई सहविभाजन है, आनंद का एक सर्वव्यापी ईंधन, वह ये कि लोग आपके जीवन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, कब और किसके साथ और कितने समय तक, ऐसा कर पाने की क्षमता अमूल्य है। यह सबसे बड़ा लाभांश है जो संपत्ति से मिलता है। एगल कैम्पबेल मिशिगन विश्वविद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक थे। वे 1910 में जन्मे थे और उन्होंने ऐसे समय में अनुसंधान किया जब मनोविज्ञान प्रभावशाली रूप से उन विकारों पर केंद्रित हुआ करता था जो लोगों को धराशायी कर देते हैं, जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया। कैम्पबेल जानना चाहते थे कि लोगों को किससे खुशी मिलती है। 1981 में छिपी उनकी किताब द सेंस ऑफ वेल बीइंग इन अमेरिका यह कहते हुए शुरू होती है कि जितना बहुत से मनोवैज्ञानिक मानते हैं, आमतौर पर लोग जीवन में उससे ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से अन्यों से बेहतर नज़र आ रहे हैं और आप उन्हें आवश्यक रूप से आय या भूगोल या शिक्षा के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी वर्गों में बहुत से लोग बहुत दुखी पाए जाते हैं। सुख का सबसे शक्तिशाली सह विभाजन सरल था, कैम्पबेल ने खुलासा किया। अपने जीवन पर नियंत्रण की एक गहन अनुभूति सुख की सकारात्मक भावनाओं का अधिक विश्वसनीय पूर्वानुमान करता है, बजाय जीवन की उन वस्तुनिक शर्तों के जिन पर हमने गौर किया है। आपके वेतन से अधिक, आपके घर के आकार से अधिक, आपके काम की प्रतिष्ठा से अधिक, आप क्या करना चाहते हैं, कब, किन लोगों के साथ, इस पर नियंत्रण सबसे बड़ा जीवन शैली चर है जो लोगों को खुशी प्रदान करता है। संपत्ति का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य जो इससे अधिक बयान नहीं किया जा सकता। आपको आपके समय पर नियंत्रण प्रदान करने की क्षमता है, थोड़ा थोड़ा करके स्वतंत्रता और स्वायत्तता का एक स्तर प्राप्त करना जो अविवेक संपत्ति से मिलता है और जो आपको इस बात पर अधिक नियंत्रण देता है कि आप क्या कर सकते हैं और कब। संपत्ति की एक छोटी राशि का मतलब है उन कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी लेने की क्षमता जब आप बीमार हों, बिना अपना बैंक खाली किए। थोड़ी और राशि का मतलब है नौकरी गंवा देने के बाद एक अच्छी नौकरी हाथ लगने की प्रतीक्षा करना, बजाय इसके कि सामने आने वाली पहली नौकरी लेनी पड़े। यह ज़िंदगी बदल सकती है। 6 महीने के आपाती खर्च का मतलब है अपने बॉस से डर के न रहना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको कुछ समय लेकर नई नौकरी ढूंढनी पड़े तो भी आप बर्बाद नहीं होंगे। इससे अधिक संपत्ति का मतलब है कम वेतन लेकिन नम्य कार्य समय वाली नौकरी चुनने की क्षमता, शायद जिसमें ऑफिस आने जाने में कम समय लगता हो, या फिर किसी मेडिकल आपातकाल से निपटने की क्षमता बिना इस बात की चिंता किए कि आप उसका खर्च कैसे चुकाएंगे। फिर सेवानिवृत्त होना जब आप चाहते हो, न कि आपको सेवानिवृत्त होना पड़े। अपनी संपत्ति को समय और विकल्पों को खरीदने के लिए प्रयोग करने का जो जीवनशैली लाभ है, उसका मुकाबला शायद ही कुछ विलास वस्तुएं कर सकती हैं। अपने कॉलेज के दिनों में से एक निवेशकर्ता बैंकर बनना चाहता था। कारण सिर्फ एक था, वे पैसा बहुत कमाते हैं। बस यही एक प्रबल प्रेरणा थी और मुझे 100% विश्वास था कि मैं यह कर पा लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। अपने जूनियर वर्ष में लॉस एंजल्स में एक निवेश बैंक में मैंने एक समर इंटर्नशिप प्राप्त कर ली और मुझे लगा कि मानो करियर में मेरी लॉटरी लग गई। यही तो मैं हमेशा से चाहता था। अपने पहले ही दिन में मैं जान गया कि निवेशकर्ता बैंकर इतना पैसा कैसे कमाते हैं जितना मुझे लगता था कि मनुष्य झेल सकते हैं। वे उससे भी कहीं ज़्यादा लंबे और नियंत्रित समय के लिए काम करते हैं। वास्तव में अधिकतर लोग यह नहीं झेल सकते। आधी रात से पहले घर जाना विलासिता समझा जाता था और ऑफिस में यह कहावत थी, यदि आप शनिवार को काम पर नहीं आते तो रविवार को लौट कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह नौकरी बौद्धिक रूप से उत्तेजक थी, वेतन भी अच्छा देती थी और मुझे महत्वपूर्ण होने का एक एहसास भी कराती थी, लेकिन मेरे समय का हर एक क्षण मेरे बॉस की मांगों का गुलाम बनकर रह गया था, जो इसे मेरे जीवन का सबसे दुखी अनुभव बनाने के लिए काफ़ी था। इंटर्नशिप 4 महीने की थी और मैं सिर्फ 1 महीने टिक पाया। यहाँ सबसे कठिन बात यह थी कि मुझे यह काम बहुत पसंद था और मैं कड़ी मेहनत भी करना चाहता था,
लेकिन जो आपको इतना पसंद हो उसे एक ऐसे शेड्यूल के अनुसार करना जिस पर आपका कोई नियंत्रण न हो, वह ठीक वैसा ही महसूस हो सकता है जैसे कोई ऐसा काम करना जो आपको एकदम नापसंद हो। इस भावना का एक नाम है, मनोवैज्ञानिक इसे प्रतिघात कहते हैं। लोग यह महसूस करना पसंद करते हैं कि नियंत्रण उनके हाथ में है, वे चालक की गद्दी पर हैं। जब हम उनसे कुछ करवाने का प्रयास करते हैं तो वे अशक्तता का अनुभव करते हैं, यह महसूस करते हैं कि बजाय कि उन्होंने खुद को विकल्प चुना, उन्हें लगता है कि हमने उनके लिए चुनाव किया, तो वे ये न तो न कह देते हैं या फिर कुछ और करते हैं, तब भी अगर मौलिक रूप से उन्होंने खुशी खुशी वही विकल्प चुना होता। जब आप ये मान लेते हैं कि यह कथन कितना सच है, आप समझ सकते हैं कि संपत्ति का ऐसे जीवन के साथ संरेखण करने में अद्भुत प्रतिफल मिलता है, जिसमें आप वह कर सकें जो आप चाहें, जब आप चाहें, जिसके साथ चाहें, जहां आप चाहें और जब तक आप चाहें। एक सफल उद्योगपति डेरेक सीवर्स ने एक बार एक मित्र के बारे में लिखा, जिसने उनसे उनके धनवान बनने की कहानी के बारे में पूछा था। मैनहट्टन में मेरे पास एक नौकरी थी जिसमें मैं 20,000 प्रतिवर्ष कमाता था, लगभग न्यूनतम मजदूरी। न मैंने कभी बाहर खाना खाया और न ही कभी टैक्सी में बैठा। मेरे रहन सहन का कुल खर्च 1000 प्रति माह था और मेरी मासिक आय 1800 थी। मैंने 2 साल तक यह नौकरी की और 12,000 बचाए। तब मैं 22 वर्ष का था। जब मेरे पास 12,000 थे तो मैंने अपनी नौकरी छोड़कर पूरे समय के लिए संगीतज्ञ बन सकता था। मैं जानता था कि हर महीने मुझे कुछ काम मिल जाएगा जिससे मेरे रहन सहन का खर्चा निकल जाएगा, इसलिए मैं आज़ाद था। मैंने 1 महीने बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी दोबारा नौकरी नहीं की। जब मैंने अपने दोस्त को यह कहानी सुनाई, उसने पूछा, आगे क्या हुआ? मैंने कहा, नहीं, कहानी बस इतनी ही है। उसने कहा, नहीं, जब तूने अपनी कंपनी बेची उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा, उससे मेरी ज़िंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया, उससे बस मेरे बैंकों में अधिक राशि आई। बदलाव जब आया जब मैं 22 वर्ष का था। विश्व के इतिहास में यूनाइटेड स्टेट्स सबसे समृद्ध राष्ट्र है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ के नागरिक औसतन 1950 की तुलना में अधिक खुश हैं, जब समृद्धि और आय काफ़ी कम थी, मध्य स्तर पर थी। मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित होने के बाद 2019 में 140 देशों में 1.5 लाख लोगों पर किए गए गैलेप सर्वेक्षण में पाया गया कि 45% अमेरिकी नागरिकों ने कहा उन्होंने पिछले दिन काफ़ी चिंता का अनुभव किया। वैश्विक औसत 29% था। 55% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन काफ़ी तनाव का अनुभव किया। बाकी विश्व के लिए 35% ने ऐसा कहा। जो यहाँ देखा गया उसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बड़ी और बेहतर वस्तुएं खरीदने में लगा दिया, लेकिन साथ ही हमने अपने समय पर अधिक नियंत्रण भी गंवा दिया, और ये दोनों ही उत्तम रूप से एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। 1955 में मुद्रास्फीति से समायोजित होकर मध्यरत पारिवारिक आय 29,000 थी। 2019 में यह 62,000 से कुछ अधिक थी। हमने उस संपत्ति का एक ऐसा जीवन जीने के लिए इस्तेमाल किया जिसकी 1950 के दशक में कोई मध्यरत परिवार की कल्पना नहीं कर सकता। एक मध्यस्थ अमेरिकी घर 1950 से 1983 वर्ग फुट से 2018 में 2,436 वर्ग फुट हो चुका था। एक औसत अमेरिकी घर में अब रहने वाले की संख्या से ज़्यादा गुसलखाने हैं। हमारी कारें अधिक तेज़ हैं, सुंगड़ हैं, हमारे टीवी भी अधिक सस्ते और स्पष्ट हैं, लेकिन हमारे समय के साथ जो हुआ वह प्रकृति के जैसा नहीं दिखाई पड़ता, और इसका कारण काफ़ी हद तक हम में से अधिकांश लोगों के रोज़गार का स्वभाव है। जॉन डी रॉकफेलर अपने समय के सबसे सफल उद्योगपति में से एक थे। इनका काम कुएं खोदना, रेलगाड़ियों में सामान भरना या बैरल ढोना नहीं था। उनका काम सोचना और अच्छे निर्णय लेना था। उनका उत्पाद वह था जिसे वे अपने मस्तिष्क में सोचा करते थे, इसलिए वे अपना अधिकांश समय और ऊर्जा वहीं लगाते थे। दिन भर चुपचाप बैठे रहना भले ही अधिकतर लोगों को आराम जैसा दिखता हो, लेकिन इस समय में वे लगातार अपने मस्तिष्क के काम पर लगे रहते हैं और समस्याओं के समाधान ढूंढते रहते हैं। यह उनके समय में अद्वितीय था। रॉकफेलर के समय में लगभग सभी काम हाथ से किए जाते थे।
1870 में अर्थशास्त्री रॉबर्ट गार्डन के अनुसार 46% रोजगार कृषि संबंधी था और 35% शिल्प और निर्माण संबंधी। कुछ व्यवसाय कर्मी के मस्तिष्क पर निर्भर करते थे। आप सोचते नहीं थे, आप मजदूरी किया करते थे बिना अवरोध के, और आप काम प्रत्यक्ष और भौतिक हुआ करता था। आज यह पलट चुका है। पिछली पीढ़ियों की तुलना में अपने समय पर नियंत्रण ऋण हो चला है, और चूंकि समय पर नियंत्रण सुखी होने के लिए मुख्य रूप से प्रभावकारी है, इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग पहले के मुकाबले अधिक समृद्ध होने के बावजूद ज़्यादा खुश महसूस नहीं करते। इसके लिए हम आखिर करें तो क्या करें? इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग है। इसके लिए पहला कदम यह समझना है कि लगभग सभी लोगों को किससे खुशी मिलती है और किससे नहीं। ज़रा वैज्ञानिक कार्ल पिलेमर ने अपनी किताब 30 लेंसेज फॉर लिविंग में लगभग 1000 वृद्ध अमेरिकियों का साक्षात्कार किया, यह जानने के लिए कि उनके दशकों के जीवन अनुभव में सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है। एक ने भी 1000 में से किसी एक ने भी यह नहीं कहा कि सुखी होने के लिए आपको उतनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए जितनी आप कर सकें, ताकि आप पैसा कमा सकें जिससे आप वह सब खरीद सकें जो आप चाहते हैं। एक ने भी 1000 में से किसी एक ने भी यह नहीं कहा कि कम से कम अपने इर्द गिर्द के लोगों जितना समृद्ध होना महत्वपूर्ण है, या फिर अलग आपके पास उनसे अधिक है तो आप विस्तृत सफल हैं। एक ने भी 1000 में से एक ने भी यह नहीं कहा कि आपको अपना रोजगार अपने भविष्य की वांछित उपार्जन क्षमता के आधार पर चुनना चाहिए। उन्होंने जिन बातों को महत्व दिया वे थी घनिष्ठ मित्रता, खुद से बड़े उद्देश्य का हिस्सा होना, अपने बच्चों के साथ बढ़िया असंरचित समय बिताना, आपके बच्चे आपका पैसा नहीं चाहते, या वह जो आपके पैसे से खरीदा जा सकता है जितना वे आपको चाहते हैं। खास तौर से वे चाहते हैं कि आप उनके साथ हों, पिलेमर ने लिखा।